हेलो स्टूडेंट्स, जो हम थियोरीज एंड मॉडल्स इन रिटेल जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। देखिए क्या है कि रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो ये एक डिबेट का टॉपिक बन चुका है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो है कौन सी अच्छी है, क्या जो है चेंजेस हो रहे हैं। और एफडीआई रिटेल के अंदर एक हॉट टॉपिक है बिल्कुल डिस्कशन का। तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये जानना है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होती है और किसका रोल प्ले क्या चल रहा है फ़िलहाल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है इंडिया के अंदर। बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है इसके अंदर और बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो सारी फेवर करती हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग को। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग होती क्या है। जो आप ये बड़े मॉल्स देखते हैं, शॉपिंग मॉल्स जो आप बड़े बड़े देखते हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हम देखते हैं जहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं या सर्विसेज बिक रही हैं, वो सभी जो हैं ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है, जहाँ पर आपके जो एक्सपीरियंस है शॉपिंग का उसको इन्हांस करने की कोशिश की जाती है। एक तो ये चीज़ें हैं, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के अंदर जो एक्टिविटी चाहे सर्विस बेचने की हो या फिर जो है गुड्स बेचने की, वो एक्टिविटी जो कर रहा है रिटेलर वो रजिस्टर्ड होती है, वो किसी न किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। तो अब यहाँ पर जो एक्ट में प्रोविज़न है वो गाइड करते हैं उस पर्सन को और वो उसी तरीके से उसे काम करना होता है जो एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो स्कोप है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पर ये काम करती है, मॉडर्न अप्रोच है। और जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो MIS है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है या जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इस पर ज़्यादा जो है ध्यान इसके अंदर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और इसको समझने के लिए फीचर्स दी हुई हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की। फर्स्ट फीचर है यहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखेंगे जो पुराने अगर हम बात करें, अब ये ऑर्गेनाइज तो मॉडर्न है ना, अनऑर्गेनाइज्ड की अगर हम बात करें तो आप अपने आसपास देखेंगे छोटे छोटे किराना स्टोर्स जो हैं, मोम एंड पॉप स्टोर्स जिनको हम बोलते हैं वो बने होते हैं, बुक शॉप्स होती हैं। ये सभी अनऑर्गेनाइज्ड जो होती हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है कि मतलब छोटी सी दुकान में भी कोई खोल के बैठ जाएगा। लेकिन आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को जब देखोगे तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, अच्छा खासा स्पेस होता है, वेल मेंटेन्ड होता है वो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कस्टमर फोकस्ड। जो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है वो कस्टमर फोकस्ड है, कस्टमर सेंट्रिक है, जो कि रिटेलिंग को होना भी चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कस्टमर सेंट्रिक जो है होता है रिटेल। तो कस्टमर सेंट्रिक है ये, कस्टमर को फोकस किया जाता है। कस्टमर क्या चाहता है कि आप ऑब्वियसली जब आप कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आना चाहते हो ना, तो उसी को ध्यान में रख के ही रिटेलर यहाँ पर एक्टिविटीज़ करता है। तो कस्टमर फोकस्ड है। तीसरा है मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में यूज़ होती है उसकी बजाय यहाँ पर क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वाली रिटेलिंग होती है। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है जैसे SCM या CRM या MIS, इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम ये देखेंगे कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि आगे डिमांड पैटर्न समझना और सब आसान हो। डाटा माइनिंग, डाटा स्टोरेज यहाँ पर की जाती है, ये है। इसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीज GDP। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो है वो बहुत सारे रूल रेगुलेशंस उस पर लागू होते हैं और लेकिन फिर भी क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर रेट से ग्रो कर रही है। ओवर द ईयर्स अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन GDP, हमारे देश की GDP में भी ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स ने दिया है। ठीक है, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए क्या है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्योंकि होता है तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से अपनी कॉस्ट को कम कर लेते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और उनको
प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कॉस्ट कम करने की वजह से। ठीक है, इसके बाद आती है एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस को जॉब भी दे रही है, क्योंकि वहाँ पर देखिए जब डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनेंगे तो उनको संभालना भी पड़ेगा, तो बहुत सारी जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर अकाउंटिंग, क्योंकि ये लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन इन पर लागू होते हैं, तो जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड प्रिपेयर करने वाली बात है जो हमारे ट्रेडिशनल रिटेलर्स नहीं कर रहे थे, वो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में हो रहा है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो हर चीज़ का आपको मिल जाएगा, ये है। इसके बाद है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स के अंदर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये थी फीचर्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की। इसके बाद फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इन इंडिया। क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज रिटेलिंग ओवर द ईयर्स इतनी ज़्यादा जो है ग्रो कर रही है, वो फैक्टर्स हैं यहाँ पर। पहला फैक्टर है ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास कस्टमर। हम ये देखते हैं कि जो हमारे देश में गरीबी थी उससे गरीबी रेखा से ऊंचे उठ चुके हैं लोग, और मिडिल क्लास फैमिलीज ज़्यादा हो गई हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ हमेशा ही अपर क्लास की उसमें आना चाहती है, इसलिए जो है वो नए नए प्रोडक्ट्स को ज़्यादा जो है खरीदते हैं। अब वो क्योंकि रिटेलर उनको कई सारी बेनिफिट्स भी दे रहा होता है, जैसे फाइनेंशियल हेल्प करना, मतलब कि क्रेडिट अवेलेबल करवा देना जैसे, तो उसकी वजह से फिर वो ख़रीद भी पाते हैं उन चीज़ों को। तो ये है, और बहुत सारे तो हमने ऐसे पढ़े ना रिटेल के टाइप जो है कि रिटेल स्टोर्स के जैसे होते हैं कि जहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मिडिल क्लास कस्टमर जो है क्योंकि वो बढ़ा है और वही ज़्यादातर ये वाली शॉपिंग करते हैं, इसलिए जो है इसकी ग्रोथ हुई है। इसके बाद है ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म जो है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की ग्रोथ में है। कंज्यूमरिज्म होता क्या है कि जो बिज़नेस के अंदर इनजस्टिस हो रही है उसके अगेंस्ट, यानी कि कंज्यूमर के साथ जो काम कर रहा है वो मतलब कंज्यूमर को ध्यान में जहाँ पर रखा जा रहा है वो जो है कंज्यूमरिज्म कहलाता है। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि भाई मैं जो बेचूंगी आपको ख़रीदना पड़ेगा, नहीं, आप जो ख़रीदना चाहते हो मैं वो रखूँ आपके लिए। ठीक है, तो अब कस्टमर सेंट्रिक इसीलिए तो है ना ये। तो अब क्या हुआ कि इसकी वजह से क्यों होना पड़ा, और ऐसा क्योंकि कंज्यूमर एजुकेटेड हो गए हैं आजकल, नॉलेजेबल कंज्यूमर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पहले से बढ़ गई है, ज़्यादा कन्वीनियंस वो चाहते हैं, ज़्यादा कंफर्ट चाहते हैं, नज़दीक चाहते हैं, टाइम की यूटिलिटी चाहते हैं, लोकेशन की यूटिलिटी चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग उन्हें वो सब दे रही है। ठीक है, और यही इन्हीं चीज़ों की वजह से ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग भी जो है वो ग्रो कर रही है। इसके बाद है इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन के जो है अब पहले की तरह वुमेन हाउसवाइफ्स नहीं होती हैं, वर्क कर रही होती हैं वो, तो ज़्यादा जो है क्वालिफाइड होने लगी हैं लेडीज़ पहले के कंपैरिजन में। तो आप ये देखेंगे कि जो होम मेकर्स होती हैं लेडीज़ और जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उन दोनों के शॉपिंग बिहेवियर जो है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स जो है वो अलग होती हैं। तो अब देखो क्या होता है कि जो वर्किंग वुमेन होती है ना, वो उसके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वो क्या चाहती है कि एक ही जगह पर मुझे सारी चीज़ें मिल जाएँ, और ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में यही हो रहा है ना। तो ये भी एक फैक्टर है वर्किंग वुमेन का बढ़ना कि उनके पास इतना टाइम है नहीं, तो वो जो है यहाँ पर चाहती हैं कि एक ही रूफ के अंडर मिल जाए, और वही ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग दे रही है। ये है। इसके बाद आता है लार्ज इकोनॉमीज़। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो है वो ह्यूज स्केल पर, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर क्योंकि वो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सीधा मैन्युफैक्चरर से ख़रीद लेते हैं, होलसेलर बीच में होता नहीं। ठीक है, अब जब होलसेलर बीच में नहीं होगा तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, बार्गेनिंग पावर भी उनकी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं तो उनको मतलब मिडिल मैन रिड्यूस होने की वजह से सस्ते में जो है मिल जाता है।
तो कस्टमर को भी फिर ऑब्वियस है चीप प्राइस पर वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है डेवलपिंग रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर जो है वो भी फास्ट इमर्ज हो रहा है इंडिया के अंदर, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल जो है रूरल मार्केट का भी मिल रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो अब जो है जो पहले सिर्फ बड़ी सिटीज़ में इस तरीके के मॉल्स या फिर जो है शॉपिंग सेंटर्स आप कह सकते हैं होते थे, अब क्या है कि रूरल एरियाज़ में भी ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये है। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है धीरे धीरे पेनिट्रेशन हो जाएगी और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग पॉसिबल हो पाएगी। इसके बाद है एंट्री ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर। आप ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स जब ग्रो कर रहे हैं, तो हम हमेशा देखते हैं ना कि जहाँ पर ग्रोथ होती है वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारे लोग जो चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाना, वो वहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। तो यहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर ने ये देखा कि ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, तो हम यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल दिख रहा है, इसलिए वो रिटेल सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे कि रिलायंस ने एंट्री की है, रिलायंस ट्रेंड या रिलायंस फ्रेश करके जो है इन्होंने अपने जो है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा टाटाज कर रहे हैं, फ्यूचर ग्रुप है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वो लोग एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद है एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर्स। इंडिया ने रिटेल सेक्टर को एफडीआई के लिए ओपन कर दिया है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि बूस्ट मिला रिटेल इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग को, कि दूसरे देशों से भी कंपनीज आके रिटेलिंग जो है हमारे इंडिया के अंदर कर सकती हैं, ये है। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के अंदर होता है। हमने जैसे बात भी की है कि एडवांस टेक्नोलॉजीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए और MIS, हम इन सब का इस्तेमाल करके और बूस्ट किया है टेक्नोलॉजी ने इस इंडस्ट्री को। इसके बाद आता है इंक्रीज इन इनकम। ये देखने में आया है कि इनकम जो है लोगों की वो बढ़ी है ओवर द ईयर्स। सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही नहीं, छोटे और रिमोट एरियाज़ में भी इनकम जो है जनरेट ज़्यादा हुई है लोगों की कंपैरेटिवली पहले से। तो यहाँ पर अब वो जब ऑब्वियसली जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हम पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब उनको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इससे भी रिटेल सेक्टर की जो है को एक बूस्ट मिला है, ये है। इसके बाद है मीडिया एक्सप्लोजन। मीडिया एक्सप्लोजन क्या है कि यहाँ पर मीडिया जो है उसका रोल प्ले ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन के जो साधन है, मीडिया जो है कम्युनिकेशन का साधन है और वो डेवलप ज़्यादा हो गया है। तो अब हम क्या है कि इंटरनेट की वजह से आने की वजह से हम क्या है कि यहाँ पर बैठे बैठे हम बहुत जो है दूर दराज के एरियाज़ तक अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, हम उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मीडिया एक्सप्लोजन होने की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ गई प्रोडक्ट्स की और जो है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से डेवलप हुई है। इसके बाद एडवांटेजेस क्या है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की। पहला है बेटर एक्सपीरियंस। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल स्टोर होता है वहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, डिस्प्ले अच्छे से होता है सब कुछ, और एक एक्सपीरियंस जो है आपका वो बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर प्लीजिंग होता है आपकी आइज़ के लिए। सब कुछ यूँ बिखरा हुआ या कुछ इस तरीके से नहीं होता कि अनऑर्गेनाइज सा, सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है। तो बेटर एक्सपीरियंस शॉपिंग का होता है कस्टमर का। दूसरा है यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़। जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल फॉर्मेट्स हैं उनमें जो है ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ज़्यादा स्पेस रखा जाता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स ज़्यादा रखे जाते हैं, और जैसे ट्राई रूम वगैरह थोड़ा से बड़े बड़े होते हैं, डिस्काउंट देते हैं, एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं। तो उससे क्या है बेटर फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमें मिलती है। तीसरा यहाँ पर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वो हम पहले भी बात कर चुके कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, कस्टमर का पूरा कोड रखा जाता है जिससे कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करके और आगे जो है वेरियस डिसीजंस बिजनेस लेता है। इसके बाद है कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, कस्टमर को माइंड में रखते हुए ही सारी एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के अंदर की जाती हैं और बेटर सर्विसेज कस्टमर को दी जाती हैं। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि यहाँ पर इस जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है उसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा है, उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं।
हैं। इसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है ये, और जीडीपी को बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कंसीडरेबल जो कंट्रीब्यूशन है वो इस सेक्टर से मिल रहा है। इसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी। अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं, तो उसी काम को करने में कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो कॉस्ट इंक्रीज़ होगी ऑब्वियसली, तो प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगे। एक तो कस्टमर को ये नुकसान, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी हमारी रिटेलर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि ये लार्ज स्केल पर किए जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है वो ज़्यादा लार्ज स्केल पर की जा रही है, तो इसलिए जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं कि प्रोडक्ट को बल्क में अगर बहुत ज़्यादा में ख़रीदेंगे तो क्या होगा, डिस्काउंट यहाँ पर मैन्युफैक्चरर से मिल जाएगा, और मिडल मैन को एलिमिनेट करके और लार्ज स्केल पर ऑपरेशन करने के फ़ायदे जो हैं वो ले लेते हैं हम। ये है। इसके बाद आता है ग्रोथ। ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। तो यहाँ पर एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी गवर्नमेंट दे रही है ताकि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग और ज़्यादा हो जाए इसके लिए, ठीक है। तो ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है इसकी। इसके बाद आता है रेवेन्यू। यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स होते हैं वो जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनकी अकाउंटिंग की जाती है। जब अकाउंटिंग हो जाएगी ना तो वहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स जो है टैक्स पे कर रहे हैं, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के हैं। इसके बाद क्या कोई नुकसान भी हैं, क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट यहाँ पर बताता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। एक पहली प्रॉब्लम तो यही आ जाती है कि हम ये कह रहे हैं कि लार्ज स्केल पर करते हैं, लार्ज स्केल पर करते हैं, तो लार्ज स्केल पर करने के लिए लार्ज रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। तो वो यहाँ पर अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ कम है तो आप ये इस तरह की रिटेलिंग में यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो फिर। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, पहली डिसएडवांटेज ये है। दूसरा है लीगल कंप्लाइंसेस। क्या है कि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो है वो अबाइड है बहुत सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस से। तो वो कई बार एक प्रॉब्लम बन जाते हैं कि उन सबको जो है आपको हैंडल करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा सारी फाइल्स वगैरह को। तो वो एक कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। इसके बाद आता है लैक ऑफ पर्सनल टच। यहाँ पर क्या होता है कि आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े रिटेल स्टोर होते हैं, जब हम वहाँ पर शॉपिंग करते हैं हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा होता है, लेकिन जो रिटेल स्टोर में मतलब जो पर्सन हैं, क्योंकि वो काम करने वाले भी इतने ज़्यादा लोग होते हैं फिर वहाँ पर, और बिलिंग 2-3 लोग कर भी रहे हों तो भी उनको कुछ याद नहीं रहता क्योंकि इतने सारे कस्टमर आते हैं। तो कोई वो पर्सनल टच जो है इतना लार्ज स्केल पर होने की वजह से कस्टमर को फील नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आता है लोकेशनल डिसएडवांटेजेस। ये देखने में आता है कि ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स जो हैं वो उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो ज़्यादा स्पेस चाहिए तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में जो है वहाँ तो खोल नहीं सकता कोई फिर रिटेल स्टोर। तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा दूर दराज होते हैं शहर से, तो ये लोकेशनल डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं हो जाती है। इसके बाद आता है क्रेडिट फैसिलिटीज़। देखने में आया है कि जो जैसे अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स थे वो उधार में सामान बेच देते थे, लोकल जो शॉपकीपर्स होते थे वो सब लोगों को जानते होते हैं तो उधार में दे देते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में ऐसा होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स जो है इस तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं देती, ठीक है। तो ये है। इसके बाद आता है बार्गेनिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स में। हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट का प्राइस लिखा होता है हम क्या कहते हैं उसको जाकर कि भाई ये नहीं इतने में नहीं, इतने में दो। लेकिन हम जो हमारा बाज़ार की अगर बात करें, लोकल मार्केट की अगर हम बात करें, जो अनऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पर तो हम बार्गेनिंग करते हैं। तो ये यहाँ पर कहता है कि बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ, ये है। इसके बाद आता है अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड का अपोजिट है ये अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। यहाँ पर क्या है, ट्रेडिशनल जो अभी तक चलती आ रही थी रिटेलिंग वो है, इस पर कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होते क्योंकि ये किसी स्टैच्यूट के अंडर जो है नहीं बनी होती। ये दुकानें स्टैंडर्डाइज नहीं होती, कोई अकाउंटिंग करना ज़रूरी नहीं है, लोकल होती है, पर्सनल कांटेक्ट होता है सभी पर्सन्स के साथ जो खरीद रहे हैं। तो जो लोकल हमारे किराना शॉप्स होती हैं, जो हमारी ये रोड साइड पर छोटी छोटी जो है वेंडर्स बेच रहे होते हैं वो हैं, या मोबाइल वेंडर्स जो हैं जो घूम घूम कर सब्जी वगैरह बेच रहे होते हैं जैसे कि, वो सब इनके अंदर हम शामिल करते हैं। ये जो रिटेलर हैं जो क्लॉथ मर्चेंट से लेकर वेजिटेबल वेंडर्स तक, ग्रोसर्स
और जो आपके टॉयज़ बेचने वाले, गुब्बारे बेचने वाले, जैसे ये सब आते हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है ये, ठीक है। तो ये है। इसके बाद यहाँ पर बताता है कि क्या एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जनरेट करती है। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलती है कि कोई और कुछ नहीं तो गुब्बारे बेच के भी अगर अपना काम चला रहा है तो थोड़ा बहुत कुछ तो करेगा ना अपनी फैमिली के लिए, तो वो है यहाँ पर। तो आगे हम पढ़ते हैं इसकी फ़ीचर्स क्या है। ट्रेडिशनल फॉर्मेट, ये पुराना फॉर्मेट है हमारा, ट्रेडिशनल है, लो कॉस्ट रिटेलिंग है ये। ज़्यादा खर्चा आपको, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करनी होती। तो किराना शॉप से लेकर जनरल स्टोर, पान वाला, बीड़ी वाला, ग्रोसर्स, ये सभी इसके अंदर शामिल है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आप देखो, एक रिटेल स्टोर अगर आप ऑर्गेनाइज्ड खोलते हो तो वहाँ पर कितने लोग काम करते हैं, लेकिन अगर आप किराना शॉप या फिर कोई भी मतलब छोटा मोटा काम कर रहे हो इस तरह का, तो उसमें क्या होता है कि आप खुद ही बेच रहे होते हो या फिर एक दो और हेल्पर होंगे, बस, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाती। ये है। इसके बाद है लो कॉस्ट ऑपरेशन। यहाँ पर जो है हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसलिए क्या है कि कॉस्ट जो है पर कस्टमर बढ़ जाती है। तो ये एक जो है नुकसान है। इसके बाद आता है नो लीगल प्रोविजंस। यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये किसी स्टैट्यूट के अंडर नहीं बने हैं तो इन पर कोई भी रूल रेगुलेशन लागू नहीं होते, तो ये जो है इकोनॉमी को भी कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ ऑपरेशन। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर जो है वो वेरिड लोकेशंस पर आपको मिल जाएंगे। कोई जो है कुछ फिक्स्ड लोकेशंस पर शॉप होती हैं, जैसे कि कपड़े की दुकान हो गई, ग्रोसरी की हो गई, किराना शॉप हो गई, जनरल स्टोर हो गए। जो ये पेमेंट वेंडर्स जो हैं, जो मतलब रोड साइड पर जो वेंडर्स बेच रहे हैं, तो वो जैसे कि टॉयज़ बेच रहे होते हैं, बैलून्स बेच रहे होते हैं, आर्टिफिशियल चेन्स वगैरह, ये जो है इसको शामिल कर सकते हैं। जो मोबाइल वेंडर्स जो हैं वो कौन से होते हैं, जैसे फ्रूट सब्जियां बेचने के लिए वो गलियों में घूम रहे होते हैं, तो वो प्लेस ऑफ ऑपरेशन इस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में होता है। इसके बाद आता है पर्सनल टच। एक जो है, क्योंकि एक ये छोटे एरिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं और बहुत टाइम से कर रहे होते हैं, एक फैमिली से दूसरी फैमिली और दूसरी से तीसरी फैमिली जो है जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होता है, इसलिए पर्सनल टच यहाँ पर, क्योंकि सब जानते होते हैं उनको, तो पर्सनल टच जो है कस्टमर का बना रहता है। इसके बाद आता है क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्योंकि पर्सनल टच है, यहाँ पर सभी कस्टमर्स को जानते हैं तो उनको क्रेडिट में भी बेच देते हैं ये। तो ये है, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फैमिली बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ज़्यादातर जो है इस तरह का जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है वो फैमिली बिजनेस पर डिपेंड है, क्योंकि जैसे किसी परदादा ने खोली, फिर उसका बच्चा चला रहा है, फिर उसका बच्चा चला रहा है, तो इसे जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होता जाता है। तो ये है। इसके बाद आता है लोकेशनल ईज़। ये बहुत हमारे नज़दीकी हमें मिल जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ईजी है इन स्टोर्स तक पहुँचना। दूसरा है यहाँ, इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है स्मॉल परचेजेज़। यहाँ पर छोटी परचेजेस के लिए सबसे ज़्यादा इनको जो है यहाँ से परचेज़ की जाती है, क्योंकि हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते। छोटी, मान लो एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, तो मैं 10 किलोमीटर चल के मतलब या जैसे भी जाऊँ, मतलब 10 किलोमीटर तो नहीं जाना चाहूँगी ना मैं, तो इसलिए क्या है स्मॉल परचेजेस यहाँ से लोग ज़्यादा करते हैं। इसके बाद आता है एडवांटेजेस क्या है। जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी वो इसकी एडवांटेजेस है। देखो, पहला क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है क्योंकि लोग जो है अपने लिए ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कन्वीनियंट लोकेशन। हम अभी बात की थी हमने कि ये हमें ईजी टू एक्सेस होते हैं, बहुत हमारे नज़दीकी शॉप्स जो हैं रेजिडेंशियल एरिया में, जैसे ये शॉप्स वगैरह हमें मिल जाएंगी। इसके बाद है क्रेडिट फैसिलिटीज़। ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं अपने जो कस्टमर्स हैं उनको, क्योंकि ये उन्हें बिल्कुल अच्छे से जानते होते हैं। जैसे मंथली उनसे ले लिया या फिर जो है 2 मंथ्स में ले लिया, इस तरीके से जो है पेमेंट कर देते हैं जो कस्टमर्स हैं। इसके बाद पर्सनल टच है। पर्सनल टच यहाँ पर रहता है क्योंकि सभी कस्टमर्स को लगभग ये जो कोई लोकल पर्सन ही होता है, वो सबको जानता है, इसलिए पर्सनल टच जो है वो यहाँ पर रहता है। इसके बाद है लेस लीगल प्रोविज़न। क्योंकि ये किसी स्टैट्यूट के अंदर नहीं बने हैं तो इनके ऊपर कोई प्रोविज़न्स जो हैं वो लागू नहीं होते। जो जनरली बिजनेस के प्रोविज़न्स हैं वो ही लागू होते हैं, बस अलग से कोई प्रोविज़न्स इन पर नहीं है लागू होंगे। इसके बाद है बार्गेनिंग पावर। यहाँ पर कहता है
जो कस्टमर की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर बार्गेन करता है रिटेलर से और थोड़ा सस्ते में लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जो है बार्गेनिंग पावर कस्टमर की काम करती है, ये है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है माइंडसेट। ट्रेडिशनल माइंडसेट जो है वाले लोगों को, लोकल किराना स्टोर जो है वो उनको लगता है कि ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें देते हैं क्योंकि हमें जानते हैं, चीपर प्राइस पर भी अवेलेबल कराते हैं, ये हमें यूँ लगता है। तो वो कहीं ना कहीं माइंडसेट बन जाता है लोगों का कि भाई नहीं नहीं मुझे तो इसी से अच्छा लगता है खरीदना, ये वाली चीज़ ये है। इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पर कुछ भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता। क्या होगा कि जो गुड्स ऑफर करता है रिटेलर वो साइज़ में, क्वालिटी में यूँ नहीं होगा कि भाई वो एक साइज़ के कई सारे रखे और आपको जो चाहिए वो मिल जाए, कई बार बड़ा मिलेगा छोटा मिलेगा, इस तरीके से। इसके अलावा कंपटीशन, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर को बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, और अब तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर के आने की वजह से तो उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर से हो गया है, जो कि जिसको कि सामना करने में वो इतना सक्षम नहीं होता। यह है। इसके बाद है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर की तरह अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर जो है वो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल की होती हैं वो अप्लाई नहीं करता है, ठीक है, ये है। इसके बाद ह्यूज कॉस्ट। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर जो है वो उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, वो स्मॉल स्केल पर बिजनेस करता है, और जो कॉस्ट अगर ऑटोमेटिक सब करेगा जैसे कि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में होता है तो कॉस्ट इंक्रीज़ होगी उसकी, उतनी उसकी सेलिंग होती नहीं, तो यहाँ पर ह्यूज कॉस्ट लग जाएगी अगर वो सब करेगा, ये है। इसके बाद है नॉलेज एंड स्किल। ऑर्गेनाइज रिटेलर्स जो हैं वो हायर कर लेते हैं प्रोफेशनल्स को जो कि नॉलेजेबल होते हैं, स्किल्स उन्होंने एक्वायर की होती हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो उनके रिटेलिंग की जो कॉस्ट है उनको कम करते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स जो हैं वो लैक करते हैं इन सब चीज़ों में, ना उनको इतनी नॉलेज होती, ना इतने स्किल्ड होते हैं वो, ना ही इन प्रैक्टिसेस को फिर वो इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके बाद है लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इनको जो है फेवर में नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, क्योंकि वो ना तो किसी स्टैट्यूट के अंडर आ रहे हैं, ना ही कुछ टैक्स वगैरह पे करने का ज़्यादा सा है, तो इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट भी इनको फेवर नहीं करती है। इसके बाद है लेस अट्रैक्टिव। हम देखेंगे कि जो एम्बियंस होती है इस तरह के स्टोर की वो ज़्यादा सुंदर, कोई डिस्प्ले अच्छा नहीं होता, कोई वो एक शॉपिंग एक्सपीरियंस वाली जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही ये इम्प्रूव करना चाहते हैं। कुछ एक ने तो थोड़ा सा इम्प्रूव किया है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी जो है वो उसी तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं ज़्यादातर। ये इसके बाद है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो नए प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, स्पेशलाइजेशन की बात करें, तो उसमें भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो लैक करता है। वो ट्रेडिशनल चीज़ें ही जो है जो फटाफट से उनकी जो है ख़रीद ली जाए वही चीज़ें ज़्यादातर रखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये जो हमने पढ़ा है यही चीज़ें यहाँ पर डिफरेंस के रूप में बताई है, ये आप डिफरेंस पूरा पढ़ लेना, 20 पॉइंट का है, ये आ जाता है क्वेश्चन बहुत बारी, तो ये आपने ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद करंट लैंडस्केप ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया। अभी इंडिया में रिटेलिंग कैसी चल रही है उसके बारे में ये टॉपिक है। देखो क्या है, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जैसा कि हमें पढ़ ही लिया है हमने, तो उससे पता लग गया कि बहुत ज़्यादा जो है फास्टर पेस पर जो है ग्रो कर रही है अनऑर्गेनाइज्ड के कंपैरिजन में। और जो रीजंस हैं इसके ये है कि परचेजिंग पावर ग्रो कर रही है लोगों की, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है ज़्यादा मिल रही हैं उनको, मतलब फाइनेंस पर अवेलेबल हो जाती हैं चीज़ें, बेटर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, नई कैटेगरीज वो ऐड करते रहते हैं और इमर्ज हो रही हैं रिटेलिंग की नई नई कैटेगरीज। इसके अलावा जो लोगों का एटीट्यूड है वो भी चेंज हुआ है और फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो इन सब की वजह से ऑर्गेनाइज रिटेलिंग ज़्यादा ग्रो कर रहा है कंपैरेटिवली, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो इंटरनेट के आने की वजह से और उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से रिटेलिंग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा, इसने एक फ्यूल का काम किया है रिटेलिंग के अंदर। ये ऐसा एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, उसके अंदर ये बात कही थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से इंटरनेशनल रिटेलर्स जो हैं वो भी ओपन करने लगे हैं अपने जो है इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचने लगे हैं।
और यहाँ पर बता भी रहा है, फिर डेटा दे रहा है कि 2017 में जो 12% था रिटेल मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल मार्केट का शेयर जो है वो 2021 तक 22 से 25% हो जाएगा, ऐसा कहा है इसी आर्टिकल में लिखा हुआ ये। इसके अलावा यहाँ पर ई कॉमर्स मार्केट जो है वो ग्रो की है। 2017 में ये 24 बिलियन डॉलर थी, अब जो है 2021 में क्या है 84 बिलियन डॉलर तक इसके होने की संभावना है। तो ये है। इसके अलावा नंबर ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स बढ़े हैं, 15% है करंट में, 50% होने की संभावना है 2026 तक कि 50% लोग जो है वो ऑनलाइन आ जाएंगे। तो ये है, तो ये सब होगा अगर, तो उससे ऑब्वियस है ना ये कि ग्रोथ तो होगी ही, और ऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। अगर हम बात करें थोड़ा सा और डेटा की, तो यहाँ पर देखिए आप एक डायग्राम जो है वो दिया हुआ है। क्या है ये, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो है मार्केट साइज़ के बारे में बात कर रहा है ये बिलियंस में। देखो 2014 में क्या था, 8% था जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और 92% अनऑर्गेनाइज्ड था। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है धीरे धीरे, ये जो है ये 8% रहा, फिर ये अब 9% हो गया, फिर 10% हो गया। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कंपैरिजन में, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। एक ये फिगर है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर है, ये फिर अलग अलग डेटा बताया है कि ये एक बिलियंस में बताया है कि मार्केट साइज़ रिटेल का कैसे बढ़ा है। 501.69 बिलियन डॉलर का टोटल रिटेलिंग होती है, उसमें से ऑर्गेनाइज्ड 39.26 बिलियन डॉलर और अनऑर्गेनाइज्ड 462.43 बिलियन डॉलर। अब ये क्या हो रहा है देखो कि बढ़ा तो अनऑर्गेनाइज्ड भी है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड की जो रेट है बढ़ने की वो काफ़ी ज़्यादा है, ये हम कह सकते हैं। ये है तो अब यानी कि देखो बढ़ रहा है अगर, तो मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर ये थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना। और यहाँ पर ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है रिटेल स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, थर्ड चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।